सभी एस्पायरेंट कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। फिर से एक बार द कोर आईएएस की आर्ट एंड कल्चर सीरीज में आपका स्वागत है। 2024 प्रीलिम्स के लिए वो टारगेट लेके हम चल रहे हैं और जहां मैं बार बार बता रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर के बारे में जो भी फोबिया है वो पूरा का पूरा फोबिया आपका निकल जाएगा। एक बार ये सीरीज को पूरी तरीके से देख लिया आपने, अंडरस्टैंड कर लिया, तुमको इंटरलिंक कर लिया, तो उसी का जो हमारा पड़ाव है वो अभी धीरे धीरे एंशियंट इंडिया के या प्राचीन भारत के आखिरी हिस्से में आ रहा है। तो अब तक हमने जो प्री हिस्टोरिक पीरियड से सिलसिला चालू किया था वो सिलसिला भी आके कहाँ पे रुक रहा है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक आपका खत्म हुआ था। अभी हम आज से जाने वाले हैं गुप्ता पीरियड में। गुप्ता एम्पायर जो प्राचीन भारत का या एंशियंट का दूसरा बड़ा एम्पायर था मॉडर्न एम्पायर के बाद, और जिसमें हमारे पास प्राचीन भारत का तीसरा अर्बनाइजेशन भी दिखेगा, द थर्ड अर्बनाइजेशन ऑफ द एंशियंट इंडिया। फर्स्ट वन वाज द इंडस वैली, second one was Ganga Valley, that is Mahajanpad period, and the third one that we had, that is under the Gupta period. And this so-called urbanization that we had, वहाँ आपको दिखेगा जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखी गई थी गुप्ता पीरियड में, वो तो ऑलमोस्ट होल ऑफ एंशियंट इंडिया से सबसे ज़्यादा दिखती है कंपेयर टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द एंशियंट इंडिया। जो आज तक का हमारा प्राचीन भारत या एंशियंट इंडिया का जर्नी है, तो उसके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अब तक गुप्ता पीरियड में दिखती है। एंड दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन, was one of the main reason as to why so much art and cultural developments separated. Was one of the main reason as to why so much of the art and cultural developments took place within the Gupta period, during the Gupta period. और गुप्ता पीरियड में फाइन आर्ट्स के भी डेवलपमेंट देखे गए थे, आर्किटेक्चर के भी डेवलपमेंट्स देखे गए थे, एंड लिटरेचर की भी डेवलपमेंट्स देखे गए थे। आज जो हमारा गुप्ता पीरियड के बारे में डिस्कशन है, यानी हमें ये पता है कि गुप्ता पीरियड को प्राचीन भारत का गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। तो वो गोल्डन एज अगर था, अभी फिलहाल हम वो गोल्डन एज क्यों था उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि एज आई हैव मेंशन, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी थी फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर 2 centuries एंड इवन मोर देन दैट देयर वाज अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये के ऊपर ज़्यादा कुछ इन्वेजन्स वगैरह, साथ ही साथ सेंट्रल ओरिएंटेड और मासेस ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन था। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोगों के लिए बहुत अच्छा था। क्रिएटिविटी जो है, इनोवेशंस थे, को बढ़ावा दिया जाता था। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एज आई हैव मेंशन दैट वाज आल्सो एक्सीलेंट। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश कर रहा था। मनी एंड कॉइनेज बहुत अच्छे से आपको दिखता है, और इसकी वजह से हमारे पास क्या है, कहीं ना कहीं थर्ड अर्बनाइजेशन है। और अर्बनाइजेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, चाहे वो इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स हो, फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स हो, और जो ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, की वजह से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छा था। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वजह से इंटरनल सिक्योरिटी या लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी थी, क्योंकि जब पेट शांत होता है तो लोग अच्छे से रहते हैं, शांति से रहते हैं, और कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और जब पेट का मामला आता है, व्हेन देयर इज अ ट्रिमेंडस अनएम्प्लॉयमेंट, तो फिर सोशल एनार्की, इकोनॉमिक एनार्की, एंड फिर रेबेलियंस, रिवॉल्ट्स सारे देखे जाते हैं, और फिर वो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है। और जब इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट होता है तो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट भी आ ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है या इंटरलिंक है, और इसीलिए मैं बार बार जो बता रहा हूँ कि पूरे हिस्ट्री को इंटरलिंक करके सारे डायमेंशंस ध्यान में लेके हुए पढ़ना सीखो, तो आपको आर्ट एंड कल्चर आराम से पता चलेगा। और आर्ट एंड कल्चर कुछ भी नहीं है ऐसा लगेगा, बहुत ही आसान है ऐसा लगेगा। तो गुप्ता पीरियड में ये सारी चीज़ें थी, और मोर देन 2 centuries, 230 साल लगभग अगर बात करेंगे, ये सारी चीज़ें दिखी गई थी। एंड इसी कारण हमें दिखेगा गुप्ता पीरियड में या गुप्ता एज में हमारे पास है गोल्डन एज, जो गुप्ता पीरियड को कहते हैं आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर के मामले में, उन सारी चीज़ों की वजह से हमें दिखता है, सारी चीज़ों की वजह से ये दिखता है। इवन ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, या इवन मेंस में भी पूछ सकते हैं कि गुप्ता
जो एज है या गुप्त काल जो है या कालखंड है, वो अगर स्वर्ण काल है, गोल्डन एज है, तो उसके पीछे रीजंस क्या थे, व्हाट वर द फैक्टर्स, ये प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है एज द आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो, एंड इवन मेंस में भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए अभी एक एक करके देखते हैं। ये हमारे सामने गुप्ता पीरियड का मैप है। वास्ट एम्पायर वाज देयर। मौर्यन एम्पायर के जितना वास्ट नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत ही एक बड़ा एरिया भारत का गुप्ता पीरियड ने या गुप्ता एज के अंडर कहीं ना कहीं एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर लाया गया था। और वो जो पॉलिटिकल, जोग्राफिकल, टेरिटोरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी थी, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा आर्ट एंड कल्चर फ्लरिश करने वाला था। तो इसमें आज हम, जैसे मैंने बताया, आज के देखने वाले हैं फाइन आर्ट्स एज वेल एज लिटरेचर, दोनों के डेवलपमेंट्स। फाइन आर्ट्स और लिटरेचर के डेवलपमेंट्स ये हमें आज देखने हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। फाइन आर्ट्स और जो लिटरेचर के डेवलपमेंट्स है, आज हमें क्या देखना है? फाइन आर्ट्स में सबसे पहला ध्यान में रखना है बुद्धिज्म का। अभी पॉइंट क्या है, मैं बुद्धिज्म से शुरुआत क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पोस्ट मॉडर्न एज में हमने बुद्धिज्म का डोमिनेंस देखा है। क्योंकि पोस्ट मॉडर्न एज में हमने बुद्धिज्म का डोमिनेंस देखा है। फिलहाल गुप्ता पीरियड में बुद्धिज्म थोड़ा बैक स्टेज पे चला गया था, थोड़ा बैक ट्रैक पे चला गया था। क्यों? क्योंकि गुप्ता एज इज नोन फॉर द राइज ऑफ हिंदुइज्म, नॉट ओनली द राइज ऑफ हिंदुइज्म, द ट्रिमेंडस स्प्रेड ऑफ हिंदुइज्म लाइक अ वाइल्ड फायर। एक आग की तरह हिंदुइज्म पूरे भारत में फैल गया। जब आज भी हिंदू मेजोरिटी अगर आपको दिखती है एज पर द रिलीजियस कंपोजिशन इंडिया में, सेंसस के रिपोर्ट्स में हम देखते हैं, उसका मेन रीजन यहाँ पे है गुप्ता कालखंड से हिंदुइज्म का राइज देखने को मिला। एंड जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है भारत की, वो हिंदुइज्म के बेसिकली फोल्ड में आ गई थी, या हिंदुइज्म के कहीं ना कहीं दायरे में आ चुकी थी। और इस वजह से जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड अदर जो हेट्रोडॉक्स सेक्ट एंड फिलोसफीज जो वैदिक कालखंड के बाद आई थी, वो कहीं ना कहीं अभी बैक स्टेज पे चली गई थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गई थी। एंड नॉर्मली जो एक मिसकंसेप्शन है, गुप्ता पीरियड में हिंदुइज्म था तो सिर्फ हिंदू आर्ट एंड आर्किटेक्चर अगर देखने को मिलता है, वैसा नहीं है। बुद्धिज्म का भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है। उसमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है बुद्धिज्म के मामले में, कि गुप्ता पीरियड में क्या है, अशोका के समय के स्तूपास को रिपेयर किया गया था। हमें एक स्तूपा, सारनाथ स्तूपा, चौखंडी स्तूपा, ठीक है, एंड धर्मराज्य का स्तूपा। These were the important stupas during the time of Ashoka. हामेक एंड सारनाथ बहुत ही पास पास है, दोनों जगह बहुत एक दूसरे के करीब है, क्लोज है। एंड हमें पता है कि सारनाथ वाराणसी के पास है। सारनाथ कहाँ पे? वाराणसी या बनारस के पास है। हामेक भी उसके पास ही हो गया। और फिर चौखंडी स्तूपा और धर्मराज राज्य का जो स्तूपा है, वो भी जो मौर्यन एम्पायर या अशोका के एम्पायर का कोर एरिया था, मतलब जो आज का बिहार एंड फिर उत्तर प्रदेश, तो उसी एरियाज में आपको वो स्तूपास दिखेंगे। तो ये जो सारे स्तूपास थे, तो बीच में जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में फॉरेन इन्वेजन्स आए थे, खास करके इंडो ग्रीक्स, ककास, ठीक है, या पर्शियंस, इनकी वजह से ये स्तूपास डैमेज हुए थे। जैसे क्या है, ये स्तूपास डैमेज हुए थे। तो अभी गुप्ता कालखंड में इन स्तूपास को रिपेयर किया गया था। स्तूपास को रिपेयर किया गया था, और सिर्फ रिपेयर नहीं किया गया, रिपेयर करने के साथ साथ क्या किया गया, यहाँ पे एक चीज और दिखेगी कि उनको बेसिकली रिनोवेट करके, उनको बेसिकली रिनोवेट करके आपको क्या दिखेगा कि उनको एक डिफरेंट शेप में लाया गया। उनको बेसिकली रिनोवेट करके क्या किया गया, उनको एक डिफरेंट शेप में लाया गया। तो अभी गुप्ता पीरियड में जो स्तूपास आएंगे अशोका के समय के बाद के, अब तक हमने स्तूपा क्या देखा है, अशोका के समय हो या अशोका के बाद हो, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में स्तूपा इज लाइक अ हेमिस्फेरिकल डोम, तो हम अंड कहते हैं, और ऊपर में यह हर्मिका रहती है, फिर स्ट्रक्चर, साथ ही साथ वो छत्र रहता है हमारे पास, एंड फिर
हमारे पास यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ रहता है, और फिर नीचे जो मेन बॉडी है मेजी रहती है, और फिर हमारे पास कहीं ना कहीं तोरण रहता है। ठीक है, ये स्तूपा के मेन फीचर्स थे जो हमने देखे थे रिस्पेक्ट टू गुप्ता पीरियड, और सॉरी विद रिस्पेक्ट टू अशोका एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी क्या है, थोड़ा सा चेंज होने वाला था कहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू, अभी थोड़ा सा चेंज होने वाला था कहाँ पे, रिस्पेक्ट टू द शेप ऑफ स्तूपास। स्तूपास का शेप है वो थोड़ा चेंज होने वाला था। तो ये जो ओरिजिनल आपका स्तूपा का ये है डायग्राम, ये वेदिका है आपकी। ठीक है, तो इसमें चेंज होके क्या होगा अभी, कोनिकल शेप स्तूपा या कॉकपिट शेप स्तूपास। ठीक है, या स्पेस रॉकेट की तरह जो हमारे स्तूपास है वो आपको दिखने वाले थे। सेपरेट के स्तूपास कैसे होने वाले थे, कोनिकल या कॉकपिट शेप। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और इसमें भी दिखेगा कि ब्रिक एंड स्टोन दोनों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जैसे अशोका की जो ओरिजिनल ट्रेडिशन थी वो ओरिजिनल ट्रेडिशन वापस लाने की कोशिश की गई थी। तो नीचे स्टोन फाउंडेशन रखा गया था, नीचे स्टोन फाउंडेशन रखा गया था, बट ऊपर बेसिकली ब्रिक्स को आपका रखा गया है। तो कोन शेप है उसमें ब्रिक्स का डोमिनेंस दिखता है, एंड फाउंडेशन जो है उसमें स्टोन ज्यादा दिखता है, स्टोन यहाँ पे डोमिनेट करता है एंड यहाँ पे ब्रिक्स डोमिनेट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है विद रिस्पेक्ट टू कोनिकल शेप, कॉकपिट शेप, और या आपका स्पेस रॉकेट जो हमारा होता है, इसी तरीके से ये शेप आया था। ये चीज ध्यान में लेनी है, जो चेंजेस कहीं ना कहीं स्तूपा आर्किटेक्चर में देखे गए थे गुप्ता पीरियड में। और यहाँ पे और एक चीज ध्यान में क्या रखनी है, सिर्फ वो अशोका के जो स्तूपास थे उसको रिबिल्ड किया गया या रिनोवेट किया गया या एक नया शेप दिया गया, ऐसा नहीं है। पर अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं अशोका के स्तूपास के अलावा गुप्ता पीरियड में कुछ नए स्तूपास भी बनाए गए थे। गुप्ता पीरियड में क्या है, कुछ नए स्तूपास जो है, ब्रांड न्यू स्तूपास भी बनाए गए थे। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जिसके ऊपर कभी क्वेश्चन आया नहीं है, आएगा, और वो कौन सा है, स्तूपा ऑफ मीरपुर खास। स्तूपा ऑफ मीरपुर खास, और मीरपुर खास कहाँ है, ये सिंध है, पाकिस्तान का जो आज प्रोविंस है वहां पे ये जगह आती है। वेयर द मीरपुर खास लाइज टुडे, इट लाइज इन अ सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। जहाँ पे हमारा मोहनजोदड़ो है उसी के थोड़ा आसपास मीरपुर खास नाम का आज का वो टाउन है। यहाँ पे गुप्ता पीरियड के स्तूपास आपको दिखते हैं। ये ब्रांड न्यू स्तूपास है जो बनाए गए थे, लेकिन फिर भी कल्चरल, आर्किटेक्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड मटेरियल कनेक्टिविटी आपको दिखती है। तो रिपेयर किए स्तूपास है, धर्मराजी का चौखंडी स्तूपा, धामेक स्तूपा, सारनाथ स्तूपा, ये सारे मैंने बताया ईस्टर्न यूपी एंड बिहार साइड में आते हैं। और सिंध कहाँ पे आता है, लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर है, बट फिर भी आर्किटेक्चरल कंटिन्यूटी, कल्चरल कंटिन्यूटी, जो टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल यूज किया है उसकी सिमिलरिटी या कंटिन्यूटी वो आपको मीरपुर खास में भी दिखती है। ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, और एक चीज ध्यान में क्या रखनी है, ये जो सारे डेवलपमेंट्स हुए थे स्तूपास के मामले में वो एग्जैक्टली किसके अंडर हुए थे ये पता होना चाहिए। जो गुप्ता रूलर्स थे, सारे के सारे गुप्ता रूलर्स, चाहे वो ग्रेट गुप्ता रूलर्स हो या चाहे वो लेटर गुप्ता रूलर्स हो, चाहे वो ग्रेट गुप्ता रूलर्स हो या चाहे वो लेटर गुप्ता रूलर्स हो, सारे के सारे जो गुप्ता रूलर्स है वो टॉलरेंट थे। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर चैंपियंस ऑफ हिंदुइज्म या वैदिक रिलीजन। तो वैदिक रिलीजन अभी हिंदुइज्म बन गया था, एज अ ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, एज अ ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, जो वैदिक रिलीजन अभी हिंदुइज्म बन गया था। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे गुप्ता रूलर्स जो है वो वैदिक रिलीजन के चैंपियन थे ही थे, लेकिन फिर भी वो बाकी सेक्ट जो है, चाहे वो जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, आजीविकाज हो, सबके प्रति टॉलरेंट थे, सबके प्रति क्या है, सहिष्णु थे, टॉलरेंट थे। तो उसमें हमें क्या दिखता है कि जो ग्रेट गुप्ता रूलर्स थे, दो ग्रेट गुप्ता रूलर्स है जिनका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्ता सेकंड,
एंड कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड के जो बेटे हैं कुमारगुप्त, इनके अंडर बुद्धिज्म का जो रिवाइवल है गुप्ता पीरियड में देखा गया था। चंद्रगुप्त सेकंड एंड कुमारगुप्त, इनके अंडर बुद्धिज्म का जो थोड़ा सा रिवाइवल है वो देखा गया था। और खास करके चंद्रगुप्त सेकंड से भी ज्यादा कुमारगुप्त, ये पॉइंट ध्यान में रखिए, खास करके चंद्रगुप्त सेकंड से भी ज्यादा क्या है, कुमारगुप्त के अंडर बुद्धिज्म का रिवाइवल देखा गया था। तो उसमें हमें पता चलता है कि कुमारगुप्ता के अंडर डेफिनेटली हमारे पास एविडेंसेस है कि जो पुराने स्तूपास को रिनोवेट किया गया था और साथ ही साथ नए स्तूपास को बनाया गया था। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म। और उसी कंटेक्स्ट में और एक चीज है, चंद्रगुप्त सेकंड जो है उनके समय में फेमस चाइनीज ट्रैवलर, भारत में आने वाले प्रथम चीनी यात्री पा हियान, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आए थे। पा हियान कब आए थे? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड का कालखंड आता है एडी 380 एडी 413। इनके समय में फाहियान आए थे, फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर टू इंडिया। तो उन्होंने जो है फाहियान अगर आए थे भारत में तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? महायान बुद्धिज्म को स्टडी करना है। और ये क्वेश्चन भी आर्ट एंड कल्चर में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त फाहियान जब आए थे तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फाहियान जब आए थे तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो महायान बुद्धिज्म को स्टडी करना है एंड साथ ही साथ क्या करना है? महायान बुद्धिज्म को स्टडी करके जो महायान बुद्धिज्म से एसोसिएटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स है, लिटरेचर है, टेक्स्ट है, उसको वो कैरी करके चाइना में लेके जाना चाहते थे और उनका चाइनीज में ट्रांसलेशन करना चाहते थे। और इस वजह से, इस ऑब्जेक्टिव से जब फाहियान आए थे तो वो गुप्ता एम्पायर के बहुत सारे एरियाज में घूमे थे, खास करके नॉर्थ इंडिया में। नर्मदा रिवर के नीचे फाहियान का कोई अकाउंट हमें मिलता नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन हमें मिलता नहीं है कि मतलब नर्मदा रिवर के नीचे जो भारत हमारा है तो उसमें फाहियान आए थे और उन्होंने उस जोग्राफिकल एरिया का कुछ ऑब्जर्वेशन लिख के रखा है, वैसा मिलता नहीं है। तो मोस्टली नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, उसमें फाहियान उन्होंने अपनी यात्रा की थी, ही वाज ट्रैवलिंग, ठीक है, तो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही टॉलरेंट रूलर है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको विक्रमादित्य में कहा जाता है, वो बहुत ही टॉलरेंट रूलर है। तो उनके अंडर डेफिनेटली हिंदुइज्म और उसमें भी खास करके वैष्णविज्म पॉपुलर हो चुका था। हिंदुइज्म और उसमें भी खास करके क्या है, वैष्णविज्म पॉपुलर हो चुका था। ठीक है, और गंगा वैली में डेफिनेटली हिंदुइज्म या वैष्णविज्म का बोलबाला था। डेफिनेटली गंगा वैली में क्या है, हिंदुइज्म या वैष्णविज्म का बोलबाला था। ठीक है, और बुद्धिज्म डिक्लाइन हो चुका था गंगा वैली में। चंद्रगुप्त द्वितीय कहीं ना कहीं टॉलरेंट होने के बावजूद बुद्धिज्म का डिक्लाइन हो चुका था गंगा वैली में, ये फाहियान ने बताया है। और फाहियान ये बताते हैं कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया जो है या आज का जो पाकिस्तान साइड है, वहां पे डेफिनेटली बुद्धिज्म चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में भी फ्लरिश कर रहा था। जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया है या आज का जो पाकिस्तान साइड है, वहां पे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी कहीं ना कहीं बुद्धिज्म फ्लरिश कर रहा था। गंगा वैली में वो डिक्लाइन हुआ था, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और इसलिए हमें मीरपुर खास जैसे स्तूपास जो है वो पाकिस्तान साइड में दिखते हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। लेकिन कुमारगुप्त जो है, कुमारगुप्ता के अंडर आपको क्लियरली दिखेगा कि बुद्धिज्म का रिवाइवल हो चुका था। कुमारगुप्त है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे हैं, के अंडर डेफिनेटली हमें दिखेगा कि बुद्धिज्म का रिवाइवल हो चुका था। ठीक है, कैसे अभी देखते हैं। कुमारगुप्ता, रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म, अभी देखेंगे कैसे कैसे। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, कुमारगुप्ता के अंडर दो फेमस जाइजेंटिक स्टैचूज, ठीक है, या कोलोसियल स्टैचूज जिसको बोलते हैं, इसके बुद्धा के वो बनाए गए थे कहाँ? एट अ प्लेस कॉल्ड बमियान
या बामियान इन अफगानिस्तान, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। ठीक है, कब? एडी 5th सेंचुरी। जो कुमार गुप्ता है उनके समय में क्या है, जो गौतम बुद्धा के जाइजेंटिक या कोलोसस स्टैचूज थे या रॉक कट स्टैचूज है, ये स्टैचूज इंडिपेंडेंटली बनाए नहीं गए थे, ये रॉक कट स्टैचूज थे एंड पूरे के पूरे हिल को कट करके, वो 50 फीट के स्टैचूज है और पूरे का पूरे हिल को कट करके उनको गौतम बुद्धा का शेप दिया गया था। और वो ट्विन स्टैचूज थे, गौतम बुद्धा के 2 स्टैचूज बनाए गए थे, वो ट्विन स्टैचूज आपके माने जाते हैं और वो बमियान में बनाए गए थे और 2001 से तालिबान उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था और 2001 से तालिबान ने बहुत उनको डिस्ट्रॉय भी किया है। लेकिन अभी 2021 के बाद फिर से यूनेस्को के इंटरवेंशन की वजह से वो स्टैचूज फिर से आपके रिनोवेट किए गए थे, उनको रिस्टोर किया गया है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो 2 जाइजेंटिक स्टैचूज है या इमेजेस है गौतम बुद्धा की, वो रॉक कट इमेजेस है, तो वो कहाँ पे हुई है, या बमियान में हुई है अफगानिस्तान में, एंड कुमार गुप्ता के अंडर हुई है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है कि उस समय में महायान बुद्धिज्म ही पॉपुलर था। नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड में महायान बुद्धिज्म पॉपुलर था, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। ठीक है, फिर उसके बाद और एक चीज जो ध्यान में रखनी है विद रिस्पेक्ट टू कुमार गुप्ता, कि बमियान बुद्धा के स्टैचूज के अलावा कुमार गुप्ता के अंडर आपको फिर और क्या चीज दिखेगी बुद्धिज्म के मामले में? वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा महाविहार, ये कुमार गुप्ता ने बिल्ड किया था अपने करियर के सेकंड लास्ट ईयर में, सेकंड लास्ट या लास्ट ईयर में 454 एडी, 454 एडी में लगभग कुमार गुप्ता का वो करियर का लास्ट एंड था। ठीक है, या इवन लाइफ का भी लास्ट एंड बोल सकते हैं। तो उस समय से हमें दिखेगा कहीं ना कहीं ये आपका नालंदा यूनिवर्सिटी बिल्ड किया गया था और नालंदा तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ही। फिर से नालंदा एक यूनिवर्सिटी थी या जिसको महाविहार कहा जाता है, यहाँ पे 10,000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे, सिर्फ भारत से नहीं, भारत के अलावा बाकी देशों से भी आते थे। और फिर उनको उनका जो एक्सपेंडिचर है के लिए जो रेवेन्यू है, उसके रेवेन्यू की प्रोविजन जो की जाती थी, वो बहुत सारे विलेजेस का रेवेन्यू डोनेट किया जाता था। बहुत सारे विलेजेस का रेवेन्यू डोनेट करके वो महाविहार जो है नालंदा का के रेवेन्यूज या उसके जो एक्सपेंडिचर है उसको मैनेज किया जाता था, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर आप नालंदा को भी अगर देखते हो तो उसमें आपको दिखेगा ब्रिक स्ट्रक्चर पूरा दिखता है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बाद में डिस्ट्रॉय की गई थी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, बुद्धिज्म की जो कोर फिलोसफी हम देख रहे थे उसमें हमने लास्ट में देखा बुद्धिज्म के डिक्लाइन के रीजंस, उसमें भी हमने देखा जब 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत आया तो जो दिल्ली सल्तनत के फाउंडर थे या पहले सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक के मिलिट्री जनरल मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा और बाकी जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बिहार एंड बंगाल में थी को डिस्ट्रॉय किया था। तो आज भी जो रिमेन्स है नालंदा के उसमें सारे के सारे ब्रिक स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं और नालंदा का जो स्तूपा है वो भी ब्रिक स्तूपा आपको दिखता है और अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में नालंदा को इंक्लूड किया गया है। तो ये सभी चीज़ें वो नालंदा यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं कुमार गुप्ता के समय बनी थी, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि हिंदुइज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था एंड बाकी सारे रिलीजियस फिलोसफीज या आइडियोलॉजीज अभी बैक स्टेज पे थे या बैकफुट पे थे, फिर भी कुमार गुप्ता के अंडर खास करके बुद्धिज्म का रिवाइवल दिखता है। एंड जो चंद्रगुप्त सेकंड है कुमार गुप्ता के फादर, उनके अंडर फाहियान आए थे द चाइनीज ट्रेवलर, जिन्होंने क्लियरली बताया था बुद्धिज्म गंगा वैली में डिक्लाइन हो रहा है लेकिन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में वो पॉपुलर हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो यह हो गया किसका, बुद्धिज्म का डिस्कशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू आर्ट एंड कल्चर। अभी फिर से फाइन आर्ट्स में और एक चीज देखनी है, अभी बुद्धिज्म के अलावा और एक चीज फाइन आर्ट्स में देखनी है तो वो हिंदुइज्म की देखनी है। वो हमें किसकी देखनी है, हिंदुइज्म की देखनी है। और एक चीज ध्यान में रखिए, बुद्धिज्म के अलावा हम हिंदुइज्म देखेंगे बट बुद्धिज्म की और एक चीज है फाइन आर्ट्स में, बुद्धिज्म की और एक चीज है इसके बारे में तो डायरेक्टली पीवाईक्यू पूछा भी गया है, इसके बारे में डायरेक्टली पीवाईक्यू पूछा भी गया है। अभी देखते हैं इसको, देखिए ये मेरे ख्याल से इसी साल का है, 2023 का ही है, 2023 के प्रीलिम्स में ही पूछा गया है।
There are only 2 known examples of a cave paintings of Gupta period. Ancient. One of these paintings belongs to Ajanta caves. Where is the other surviving example of the Gupta paintings? Okay. One of the paintings belongs to Ajanta caves. And where is the other surviving example of the Gupta painting? Answer options: we have Bagh caves, we have Ellora caves, we have Lomesh Rishi caves, and we have Nashik caves. Okay? अगर आप ऑप्शंस देखते हो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लोमेश ऋषि केव जो है वो हमने अशोका के समय में देखी थी। लोमेश ऋषि जो केव है वो हमने कहाँ देखी है? अशोका के समय में देखी है। 12 बार केव्स जो डिस्कस किए थे ना, तो उसमें लोमेश ऋषि केव हमने डिस्कस की थी। वो अशोका के समय के, वो गुप्ता पीरियड में आ ही नहीं सकती। क्या है? फिर गुप्ता पीरियड में आ ही नहीं, ये पॉइंट ध्यान में रखते हैं। ठीक है, फिर नासिक के उसको हमने डिस्कस किया कहां पे? पोस्ट मौर्यन पीरियड में, जब सातवाहन एम्पायर के अंडर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न केव ट्रेडिशंस आई थी। वेस्टर्न केव ट्रेडिशंस में हमारे पास नासिक केव्स थे। सातवाहन के अंडर, वेस्टर्न केव ट्रेडिशंस के अंडर हमारे पास नासिक केव्स थे, सातवाहन। ठीक है, वो भी गुप्ता का हो नहीं सकते, वो भी गुप्तास का हो नहीं सकते। दो ऑप्शंस तो गई, ये मौर्य का है। फिर हमारे पास एलोरा केव्स है। एलोरा केव्स का डेवलपमेंट 6th सेंचुरी एडी के बाद, यानी गुप्ता पीरियड के बाद शुरू हो गया, पोस्ट गुप्ता पीरियड। एंड जो राष्ट्रकूटास है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है, उनके अंडर एलोरा केव्स ज्यादा पॉपुलर हुए थे। एलोरा केव्स जो है वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के अंडर ज्यादा पॉपुलर हुए थे। ऑब्वियसली वो भी ऑप्शन नहीं है। तो गुप्ता पीरियड में अजंता के अलावा अगर कोई सर्वाइविंग पेंटिंग्स है, वो कौन से है? मतलब केव पेंटिंग्स, तो वो है बाघ पेंटिंग। कौन से है? बाघ पेंटिंग्स आपको दिखते हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और बाघ पेंटिंग्स के ऊपर अभी ये 2023 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है, तो मेंस में बाघ पेंटिंग के ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अगर कोई टॉपिक या सब टॉपिक के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है, तो उसी के कनेक्टेड मेंस में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, वो भी हमें ध्यान में लेना है। उसी से कनेक्टेड मेंस में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ये भी हमें ध्यान में लेना है। बाघ पेंटिंग्स के ऊपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है, या फिर इस बार प्रीलिम्स में भी बाघ पेंटिंग्स के ऊपर और कुछ चीजें आ सकती है। तो वो क्या आ सकती है, अभी देखते हैं। तो अभी देखिए बाघ पेंटिंग का क्या है। अगर बाघ पेंटिंग का भी देखते हैं तो उसमें क्या दिखेगा आपको? बाघ पेंटिंग्स कब फ्लरिश हुई थी? बाघ पेंटिंग्स फ्लरिश हुई थी 5th सेंचुरी एडी से लेके 7th सेंचुरी एडी। 5th सेंचुरी एडी से लेके 7th सेंचुरी एडी, यानी गुप्ता पीरियड के समय में बाघ पेंटिंग्स फ्लरिश हुई थी। बाघ पेंटिंग्स का दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है आपको, वो क्या है? बाघ पेंटिंग्स जो है मध्य प्रदेश में आपको मिलते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है ना, वैसे ही बाघ पेंटिंग्स भी मध्य प्रदेश में मिलते हैं। लेकिन अभी जो यूपीएससी की आदत है ट्रैप डालना या कैच सिचुएशन क्रिएट करना, में यूपीएससी आपको फंसाने की कोशिश करेगी। क्यों? एक तो यूपीएससी में हम एनवायरनमेंट भी अच्छे से पढ़ते हैं, फॉरेस्ट सर्विस एंड सिविल सर्विस दोनों का प्रीलिम्स एक ही है, इसलिए एनवायरनमेंट के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते रहते हैं और आते रहेंगे भी। तो हमें इतना तो पता है टाइगर रिजर्व्स के बारे में, और मध्य प्रदेश में अच्छे खासे टाइगर रिजर्व्स है, यह भी हमें पता है। और टाइगर को हम हिंदी में बाघ कहते हैं, और इसीलिए बेसिकली क्या है, टाइगर्स की वजह से, ठीक है, ऑब्वियसली ये जो केव्स है वो फॉरेस्ट में ही है, तो टाइगर्स की वजह से कहीं ना कहीं इनका नाम बाघ केव्स हुआ, या इनको बाघ केव्स कहते हैं, ऐसा यूपीएससी देगी आपको। टाइगर्स की वजह से क्या है, इनको बाघ केव्स कहा जाता है, ऐसा स्टेटमेंट आपको यूपीएससी दे सकती है। क्वेश्चन कैसे आ सकता हो ये बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या आ चुका है ये हम देख चुके हैं, क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो बाघ जो है यानी टाइगर्स, उसकी वजह से इस केव्स का नाम क्या है, बाघ केव्स है। ऐसा यूपीएससी आपको फंसाने के लिए देगी, ऐसा आपको यूपीएससी क्या है, ट्रिक करने के लिए या ट्रैप में डालने के लिए देगी। क्यों? क्योंकि टाइगर्स की वजह से इनको बाघ केव नहीं कहा जाता है, टाइगर्स की वजह से इनको बाघ केव नहीं कहा जाता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है।
इनको अगर बाघ केव कहा जाता है तो उसका मेन रीजन है ये केव्स जो है बाघिनी नाम के रिवर पे है। These caves are located or situated on the banks of a river Baghini and total 9 caves है, टोटल 9 caves है। 9 में से आज 5 caves सर्वाइविंग है, मतलब 9 में से 5 caves के पेंटिंग्स सर्वाइविंग है। ये पॉइंट ध्यान में रखिए, वो इतना नंबर कोई पूछने वाला नहीं है, तो एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। लेकिन ये पेंटिंग्स किसके इनिशिएशन की वजह से या किसकी वजह से ये पेंटिंग्स डेवलप हो पाए थे, ये ध्यान में जरूर रखिए। ये जो केव्स है और ये केव पेंटिंग्स है, इसको अगर डेवलप किया था या अगर किसी ने इनिशिएटिव लिया था, वो कौन है? एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, उसका नाम मैं लिख रहा हूँ, तातक। तातक नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, उनके इनिशिएटिव की वजह से ये केव्स जो है बेसिकली डेवलप हो पाए थे और ये पेंटिंग्स डेवलप हो पाए थे। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लस और अभी 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 थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, बुद्धिज्म ऑलरेडी बैकफुट पे था, डिक्लाइन हो रहा था। लेकिन जो भी बुद्धिज्म था वो कौन सा था? महायान बुद्धिज्म फ्लरिश हो रहा था। जो भी बुद्धिज्म था हमारे पास या जिसका भी रिवाइवल फिर से किया गया था, वो बुद्धिज्म कौन सा था? बुद्धिज्म का महायान सेक्ट था या महायान स्कूल थी, ठीक है। हिनयान बुद्धिज्म तो लगभग खत्म हो चुका था। हिनयान बुद्धिज्म क्या है? लगभग खत्म हो चुका था। फिर भी हमें क्या दिखेगा? ये जो बाघ केव्स है उसमें जो पेंटिंग्स है ना, उसकी थीम्स में हिनयान बुद्धिज्म डोमिनेट करता है। बाघ जो केव्स है की जो पेंटिंग की थीम्स है वो हिनयान बुद्धिज्म डोमिनेट करता है। हिनयान बुद्धिज्म डोमिनेट्स, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। महायान बुद्धिज्म का फेस होने के बावजूद हिनयान बुद्धिज्म ज्यादा डोमिनेट कर रहा है पेंटिंग्स में, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। देन उसके बाद फिर हमें क्या पता होना चाहिए, ये जो बाघ पेंटिंग्स है वो अजंता से सिमिलर आते हैं, चाहे टेक्निक्स हो, थीम्स हो, कलर्स हो या पेंटिंग की जो डाइवर्सिटी है उसके उसकी अगर बात करेंगे तो वो अजंता से सिमिलर है, दे आर सिमिलर टू अजंता। ये पॉइंट ध्यान में रखिए। अजंता पेंटिंग मुराल पेंटिंग से, अजंता पेंटिंग क्या है? मुराल पेंटिंग से, तो बाघ पेंटिंग्स आर आल्सो मुराल पेंटिंग्स। अजंता पेंटिंग्स मुराल पेंटिंग्स है, इसलिए बाघ पेंटिंग्स जो है वो भी मुराल पेंटिंग्स है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ओके। और मुराल एग्जैक्टली क्या होता है? टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगर देखें, हमारे पास दो चीजें आती है, एक तो मुराल पेंटिंग होता है, एक फ्रेस्को पेंटिंग होता है। एक क्या है? मुराल पेंटिंग होता है और एक फ्रेस्को पेंटिंग होता है। तो मुराल में क्या होता है? मुराल में ये होता है कि जब पेंटिंग किया जाता है तो पेंटिंग करने से पहले एक स्पेशल मटेरियल यूज किया जाता है कोटिंग के लिए, जिसको हम प्राइमर कहते हैं। पेंटिंग को बेसिकली बनाने के लिए एक स्मूथ सरफेस की जरूरत है, तो एक प्राइमर या कोटिंग दिया जाता है, ठीक है। वो प्राइमर या कोटिंग लाइमस्टोन का हो सकता है, वो प्राइमर या कोटिंग मड का हो सकता है, या वो प्राइमर या कोटिंग काऊ डंग जो होता है या गोबर होता है उसका भी हो सकता है। फिर के ऊपर पेंटिंग कैसे किया जाता है? वो कोटिंग या जो प्राइमर है उसको सूखने का ज्यादा मौका दिया नहीं जाता है, उसको सूखने का ज्यादा मौका दिया नहीं जाता है। वो जब पेंटिंग जो प्राइमर है या कोटिंग है जब गीला है, डैम्प है, तभी उसके ऊपर पेंटिंग किया जाता है। अभी पॉइंट ये है कि अगर वो गीला है या डैम्प है तो पेंटिंग तो खराब हो जाएगा, कलर्स बैठेंगे नहीं। फिर क्या होता है? फिर वाटर सोल्यूबल कलर्स का इस्तेमाल होता है। फिर क्या होता है? वाटर सोल्यूबल कलर्स का इस्तेमाल होता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। और चाहे अजंता हो या बाघ हो, दोनों में ऐसे वाटर सोल्यूबल कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं ताकि जो प्राइमर या कोटिंग डैम्प होने के बावजूद वो खराब नहीं होगा। और बाघ में खास करके क्या है, पहले ऑरेंज ब्राउन कलर का मड प्लास्टर यूज,
एज अ कोटिंग और एज अ प्राइमर बाद में पहले ऑरेंज या ब्राउन कलर का मड प्लास्टर इस्तेमाल किया गया है, फिर उसके ऊपर और एक कोटिंग दिया गया है। बाद में क्या किया गया है, जो मड प्लास्टर इस्तेमाल किया गया है ऑरेंज ब्राउन कलर का, उसके ऊपर और एक कोटिंग दिया गया है। कौन सा कोटिंग? के ऊपर लाइम प्लास्टर का अलग से कोटिंग दिया गया है। मतलब दो लेयर्स या दो कोटिंग्स या दो प्राइमर्स दिए गए हैं। दो लेयर्स या दो कोटिंग्स जो है प्राइमर के वो दिए गए हैं। तो पहले मड प्लास्टर है ऑरेंज एंड ब्राउन कलर का, फिर उसके ऊपर क्या दिया गया है, आपका लाइम प्लास्टर जो है या लाइमस्टोन का जो कोटिंग है वो दिया गया है, और फिर उसके ऊपर वाटर सोल्यूएबल कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। उसके ऊपर क्या है, बाद में वाटर सोल्यूएबल कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो टेक्निक है बाद में इस्तेमाल किया जाने वाला, तो टेम्पेरा टेक्निक कहते हैं। तो क्या टेक्निक कहते हैं? ये टेक्निकल वर्ड है, लिख के रखिए, टेम्पेरा टेक्निक। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज अ टेम्पेरिया टेक्निक। दिस पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड। टेम्पेरिया टेक्निक इज अ टेक्निकल टर्म। इतना डिटेल में यूपीएससी शायद नहीं पूछेगी, बट फिर भी रेफरेंस के लिए हमें पता होना चाहिए। लेकिन वो टेक्निक कैसे आता है वो पूछ सकती है कि पहले कौन सा कोटिंग है, उसके ऊपर कौन सा कोटिंग है, फिर कौन से कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो वो टेम्पेरिया टेक्निक का चीज़ ध्यान में रखना है, जो हमें खास करके बाग में मिलता है। ओके। और जैसे हमने देखा कि गुप्ता पीरियड का ये एक ही सर्वाइविंग एविडेंस है अजंता के अलावा, क्योंकि हमने अजंता के मामले में भी देखा अजंता पेंटिंग्स की शुरुआत सातवाहन के अंडर हुई थी, लेकिन अजंता पेंटिंग का सबसे बेस्ट डेवलपमेंट जो है वो भी गुप्तास के अंडर ही हुआ था। गुप्तास के अंडर मतलब उनके जो वसल्स थे वाका टकास, उनके अंडर हुआ था। और उसके साथ साथ बाघ पेंटिंग्स जो है वो भी गुप्ता पीरियड को बिलोंग करते हैं। ये अजंता एंड बाघ एक दूसरे के कंटेम्पररी है, और दोनों के टेक्निक्स, दोनों के स्टाइल्स, दोनों की थीम्स, ये सारे ऑलमोस्ट सिमिलर आपको दिखते हैं। ठीक है। तो ये इतना सारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें बुद्धिज्म के मामले में आएगा विथ रिस्पेक्ट टू फाइन आर्ट्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट। फिर हिंदुइज्म के मामले में एक फाइन आर्ट्स की डेवलपमेंट है। हिंदुइज्म के मामले में एक इंपॉर्टेंट फाइन आर्ट्स की डेवलपमेंट है। फाइन आर्ट ऑफ हिंदुइज्म वो कौन सी है? हमारे पास ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर है, केव्स, कुछ केव्स आते हैं। उदयगिरी केव्स, एट प्लेस कॉल्ड भिलसा, एट अ प्लेस कॉल्ड भिलसा नियर ग्वालियर, ग्वालियर इन मध्य प्रदेश। ठीक है। हमारे पास क्या है, गुप्ता पीरियड के समय में एक हिंदुइज्म का बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्वितीय फाइन आर्ट्स या स्कल्पचर का नमूना देखने को मिलता है। वो कहाँ मिलेगा? उदयगिरी केव्स, तो भिलसा नाम की जगह है वहां पे है। अभी ये भिलसा नाम की जगह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर है, ग्वालियर हम लगभग सब जानते हैं, ठीक है? तो उस ग्वालियर के पास ये भिलसा नाम की जगह है, जहाँ पे ये उदयगिरी नाम के केव्स है। क्लियर है? तो नमूना कौन सा है? वहां पे एक रॉक कट स्कल्पचरल पैनल है। वहां पे एक फेमस रॉक कट स्कल्पचरल पैनल है। कौन सा? वराह स्कल्पचर, वराह और वाइल्ड बोर, जो कि भगवान विष्णु के तीसरे अवतार माने जाते हैं, थर्ड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। वराह और वाइल्ड बोर इज नोन एज अ थर्ड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। उनका एक बड़ा रॉक कट स्कल्पचरल पैनल आपको उदयगिरी केव्स में मिलेगा, जो भिलसा में है, ग्वालियर के पास, मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे आपको क्या दिखता है? यहाँ पे वो एक माइथोलॉजिकल थीम्स ली गई है, और गुप्ता पीरियड में हिंदुइज्म बहुत फेमस हो गया, खास करके वैष्णविज्म। तो लॉर्ड विष्णु बिकेम लाइक ए सुप्रीम गॉड। भगवान विष्णु जो है वो सुप्रीम गॉड बन गए थे। तो भगवान विष्णु की जो 10 अवतार है, दशावतार, वो दशावतार थ्योरी वो बहुत फेमस हुई थी, और उसमें वराह इज शोन एज अ थर्ड इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड विष्णु। वराह मीन्स जंगली सुअर या वाइल्ड बोर,
और एक माइथोलॉजिकल थीम को लिया गया है और उसको स्कल्पचरल पैनल में दिखाया गया है। दिखाया कैसे गया है? उसमें यह दिखाया गया है कि वराह जो है वो हमारी जो भूदेवी है या अर्थ है, ये जो वराह या वाइल्ड बोर का अवतार है, इनकारनेशन है, वो हमारी जो भूदेवी है या अर्थ है उसको सेव कर रहा है। वराह हैज बीन शोन एज अ सेवियर और मसीहा ऑफ द अर्थ, दैट इज भूदेवी। पर ये जो भूदेवी है उसको सेव क्यों कर रहा है और किससे कर रहा है? तो हुआ ऐसा था, एज पर दैट स्टोरी, माइथोलॉजिकल स्टोरी, कि एक हिरण्याक्ष नाम का एक डेमोन था और ही गॉट द बून फ्रॉम लॉर्ड शिवा। भगवान शिव जी की तपस्या की थी और उनको बून मिला था, वरदान मिला था कि उनको कोई मार नहीं सकता है। और इस वजह से क्या है कि वो ऑल पावरफुल बन गया और साथ ही साथ फिर कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लगा। तो इसमें हमारी जो भूदेवी या मदर अर्थ है वो उनको उठा के एक कॉस्मिक ओशन में डुबाना चाहता था। अभी पॉइंट आता है कि अर्थ को कैसे डुबाएंगे, अर्थ के ऊपर तो इतने सारे ओशन और सीज है, बट एज पर द माइथोलॉजिकल स्टोरी एक कॉस्मिक ओशन जो अर्थ से बहुत दूर, लाइट ईयर्स की अगर बात करेंगे स्पेस के लैंग्वेज में, तो बहुत ही लाइट ईयर्स अवे था, ठीक। और वहां पे अर्थ को लेके वो सीधा डुबाने के लिए जा रहे थे। तो भगवान विष्णु ने फिर उनको उनके साथ फाइट किया था एंड अल्टीमेटली उनको मारा भी था। लेकिन उनको मारने से पहले पहले भूदेवी या अर्थ को बचाया था। और जब अर्थ या भूदेवी को बचाया था तो उस स्कल्पचर में वो दिखाया गया है दैट भूदेवी और द सो कॉल्ड मदर अर्थ, शी हैज बीन शोन बैलेंसिंग और हैंगिंग अपॉन द टीथ्स ऑफ अ वाइल्ड बोर। जो जंगली सुअर होता है तो उसके जो दांत रहते हैं बहुत ही लंबे रहते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उनके टीथ के ऊपर हैंग कर रही है, बैलेंस कर रही है, ऐसा दिखाया गया है। तो ये एक माइथोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन स्कल्पचर का, गुप्ता स्कल्पचर का और हिंदू स्कल्पचर का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन इसका रियल मीनिंग पता होना चाहिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से रियल मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक सिंबॉलिज्म है, दिस इज अ सिंबल। लेकिन वो किसका सिंबल है? सिंबॉलिज्म ये किस चीज का है? रियलिटी है ये है, ये जो स्कल्पचर है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कल्पचर वाज मेड अंडर चंद्रगुप्त सेकंड सेंचुरी एडी, चंद्रगुप्त सेकंड एज ए गुप्ता एम्परर, उनके अंडर ये स्कल्पचर बनाया गया था। तो रियलिटी ये है कि चंद्रगुप्त सेकंड इज नोन फॉर डेसिमेटिंग एंड स्लेइंग द शकाज। चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो शकाज को मारने के लिए फेमस है और उनको टाइटल भी मिला था शाकरी, शकाज का संहार करने वाला, शाकरी, एक फेमस टाइटल हुआ करता था चंद्रगुप्त सेकंड का। और यही बात उस सो कॉल्ड स्कल्पचर में है। यहाँ पे डेमोन हिरण्याक्ष मतलब शकाज, द फॉरेन इन्वेडर्स, भगवान विष्णु मतलब खुद चंद्रगुप्त सेकंड, एंड फिर जो गुप्ता एम्पायर है, जो गुप्ता एम्पायर की भूमि है या हमारी जो भारत भूमि है वो है मदर अर्थ, जिसको चंद्रगुप्त सेकंड एज ए एम्परर बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किससे? फॉरेन इन्वेडर्स, दैट इज शकाज से। ये उसका रियल मीनिंग है, ये एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारा गुप्ता एम्पायर का बहुत ही क्रूशल आर्ट जो है, यानी फाइन आर्ट एंड पेंटिंग्स, ये हमें ध्यान में रखना है। ये जो गुप्ता पीरियड का बहुत ही क्रूशल फाइन आर्ट्स और जो पेंटिंग्स है, और जिसमें बुद्धिज्म भी है और हिंदुइज्म भी है और प्लस स्तूपा वगैरह सब कुछ है, ठीक है? मतलब आर्किटेक्चर भी मैंने बताया, स्तूपा मतलब आर्किटेक्चर है, वो फाइन आर्ट्स नहीं है, वो आर्किटेक्चर है। लेकिन ओवरऑल बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। तो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड ये सारी चीज़ें हैं और आज तक ये चीज़ें बाघ के इस साल पूछा है, उसके अलावा बाकी ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है। कम से कम आपके 50-60 MCQs यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। और मेंस के भी बहुत सारे एरियाज कवर होंगे। अभी हमारा अटेंशन फोकस करेंगे कहाँ पे? वी आर गोइंग टू कम टुवर्ड्स लिटरेचर। अभी हम कहाँ पे आएंगे? लिटरेचर, ठीक है। गोल्डन एज जो है वो किसका है? लिटरेचर का भी गोल्डन एज है, क्योंकि गुप्ता पीरियड में जो गोल्डन एज कहा जाता है वो खास करके संस्कृत लैंग्वेज का गोल्डन एज माना जाता है। क्योंकि गुप्ता पीरियड में क्या है, दोनों तरह के लिटरेचर, चाहे वो रिलीजियस हो या सेक्युलर हो, दोनों तरह के लिटरेचर कंपोज हुए थे और रिटर्न भी हुए थे, मतलब उसको फाइनली लिखा भी गया था, दे वर पुट टू द फाइनल राइटिंग, सेक्युलर हो या रिलीजियस हो। इन दोनों के दोनों क्या है? संस्कृत में ही मिलती है। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, दोनों के दोनों संस्कृत में कंपोज किए गए थे।
तो रिलीजियस में तो बहुत सारा आता है, वेदास, उपवेदास, ठीक है, उपनिषदास, 18 पुराणास, 18 उपपुराणास, and then 2 epics, रामायण एंड महाभारत। तो ये जो सारे आपके हिंदुइज्म के रिलीजियस टेक्स्ट है तो वैदिक पीरियड से आपके पास थे, और हमने बार बार डिस्कस किया था कि वैदिक पीरियड में जैसे ऋग्वेदा कंपोज हुआ या बाकी वेदास कंपोज हुए थे, वो कंपोज हुए थे, रचे गए थे, लिखना बाद में हुआ था। तो 5th सेंचुरी बीसी से उनका लिखना शुरू हुआ था और अभी आया था 5th सेंचुरी, तो 1000 साल उनका राइटिंग चला था, 1000 साल उनका राइटिंग चला, एंड फाइनली 5th सेंचुरी एडी मतलब चंद्रगुप्त सेकंड एंड कुमारगुप्त दोनों के समय में ये सारा जो रिलीजियस लिटरेचर है वो संस्कृत लैंग्वेज में फाइनलाइज किया गया था। ये पहला एस्पेक्ट ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है? सेक्युलर लिटरेचर। दूसरा क्या है? सेक्युलर लिटरेचर। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ध्यान में रखने हैं। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस क्या है? मुद्रा राक्षस इज अ फेमस प्ले बाय अ प्ले राइट, विशाखा दत्त, ठीक है। मुद्रा राक्षस क्या है? एक फेमस प्ले है, विशाखा दत्त नाम के प्ले राइट थे, और यह गुप्ता पीरियड में लिखा गया, ऑब्वियसली संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन ध्यान में क्या रखना है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा जाने के बावजूद इसकी जो पूरी थीम है वो मौर्यन एम्पायर की है। इसकी थीम क्या है? मौर्यन एम्पायर की शुरुआत की है। मतलब जब मगध एम्पायर हमारा था गौतम बुद्धा के समय से, तो उस समय जब नंद डायनेस्टी थी, जो मगध एम्पायर की तीसरी डायनेस्टी जानी जाती है, उस नंद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे धनानंद, नंद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे धनानंद, उनको जब चंद्रगुप्त मौर्य ने ओवरथ्रो किया था, उनको जब चंद्रगुप्त मौर्य ने ओवरथ्रो किया था, उस समय धनानंद के जो प्राइम मिनिस्टर थे उसका नाम था मुद्रा राक्षस। धनानंद के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो, उसका नाम क्या था? मुद्रा राक्षस। तो उस एक पर्सन को या उस एक पर्सनालिटी को सेंटर में रख के ये पूरा प्ले लिखा गया है, ठीक है, मुद्रा राक्षस। तो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ थे, तो चाणक्य ब्राह्मण थे और मुद्रा राक्षस भी ब्राह्मण थे। तो चाणक्य ने अल्टीमेटली मुद्रा राक्षस को चेकमेट कैसे दिया? तो स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड सारी चीजें जो चली थी, एक इंटेलेक्चुअल वॉर दोनों ब्राह्मण्स के बीच चला था, और उसमें अल्टीमेटली चंद्रगुप्त कैसे जीत गया चाणक्य की वजह से, और मुद्रा राक्षस वैसे चाणक्य के सामने कैसे फेल हो गया, इसके ऊपर सारा वो थीम बसा हुआ है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है विद रिस्पेक्ट टू मुद्रा राक्षस बाय विशाखा दत्त। एंड विशाखा दत्त ने और एक प्ले लिखा है, गुप्ता पीरियड में ही लिखा है, और जो गुप्ता पीरियड के ऊपर ही आधारित है। विशाखा दत्त ने और एक प्ले लिखा है, गुप्ता पीरियड में लिखा है, एंड जो गुप्ता पीरियड के थीम के ऊपर ही आधारित है, उसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम। ये पॉइंट ध्यान में रखिए। तो विशाखा दत्त ने और एक प्ले लिखा है, प्ले कम ड्रामा, उसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, जो कि गुप्ता पीरियड में ही लिखा गया है और गुप्ता पीरियड के ऊपर ही उसकी थीम है। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड, जो हम बार बार अभी देखा हमने एज अ गुप्ता एम्परर, तो वो समुद्रगुप्त के बेटे थे। चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो समुद्रगुप्त के बेटे थे। तो दूसरे ग्रेट गुप्ता रूलर थे समुद्रगुप्त, उनके बेटे कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड है। और चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो समुद्रगुप्ता के छोटे बेटे हैं। चंद्रगुप्त सेकंड क्या है? समुद्रगुप्ता के छोटे बेटे थे। और एंशियंट टाइम्स में हमारे पास एक अनरिटन लॉ था, या कन्वेंशन था, कि फादर के बाद उनका बड़ा बेटा राज गद्दी संभालता था। फादर के बाद क्या है? उनका बड़ा बेटा राज गद्दी संभालता था, और उसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर। दैट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज अ
लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर, ठीक है। तो समुद्रगुप्त जो है उनके बड़े बेटे थे रामगुप्त। समुद्रगुप्त जो है उनके बड़े बेटे हैं रामगुप्त। बट रामगुप्त जब किंग बने या एम्परर बने तो वो बहुत ही कावर्ड एंड वीक एम्परर माने गए थे। वो बहुत ही कावर्ड एंड वीक एम्परर माने गए थे। 5 साल मैक्सिमम उन्होंने राज किया होगा। और उसमें क्या हुआ, फिर वो शक नाम के जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनका इन्वेजन गुप्ता एम्पायर के ऊपर हो गया। और कहीं ना कहीं गुप्ता एम्पायर के ऊपर उनका इन्वेजन हुआ और वो डायरेक्टली पाटलिपुत्र जो कैपिटल है उसके ऊपर हुआ। जो गुप्ता एम्पायर के ऊपर उनका इन्वेजन तो हुआ ही, लेकिन वो डायरेक्टली पाटलिपुत्र जो कैपिटल है उसके ऊपर हुआ था। और रामगुप्ता के सामने उस शका रूलर ने जिसने इन्वेजन किया उसने प्रपोजल रखा कि अगर अगर आप अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र बचाना चाहते हो, अपने लोगों को बचाना चाहते हो, तो आप अपनी वाइफ को हमारे कैंप में भेज दीजिए अकेला। ठीक है, आप अपनी वाइफ को हमारे कैंप में अकेला भेज दीजिए, फिर मैं पूरी कैपिटल को बचा दूंगा, मतलब कैपिटल को अनटच करूंगा, कुछ हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, एंड ऐसा कहा गया है इस प्ले के थ्रू, एक हम ड्रामा के थ्रू ऐसा हमें बताया जाता है कि कावड़ रामगुप्ता शका रूलर के साथ फाइट करने की बजाय अपनी वाइफ का सैक्रिफाइस कर रहे थे, उसकी डिग्निटी कहीं ना कहीं वो दाव पे लगा रहे थे। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर ने किया ऐसा जो हमें बताया जाता है, वैसे वो अपनी वाइफ को शका रूलर के पास भेजने के लिए तैयार हो गए। तब चंद्रगुप्त सेकंड को ये बात पता चली और वो गुस्सा हो गए। तब चंद्रगुप्त सेकंड को ये बात पता चली और गुस्सा हो गए और उन्होंने क्या किया कि वो सीधा अकेले ही एक वुमन का रूप लेके चले गए, एक वुमन या फीमेल का रूप लेके वो चले गए, डिस्गाइज, ही डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ फीमेल, अंदर एक तलवार छुपा के रखी। वो डायरेक्टली शका रूलर के कैंप पे चले गए थे। तो शका रूलर ने 80,000 या 1 लाख की आर्मी लाई थी और ये अकेले चले गए। और शका रूलर का जो मेन टेंट था या उसका उसका जो मेन आपका ये था कहीं ना कहीं डेरा था, वहां अंदर चले गए। एंड एक बार उस वुमन को देख के शका रूलर खुश हो गए, उनको लगा जो रामगुप्ता है उनकी वाइफ आ गई या महारानी आ गई। और चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी तलवार निकाल के शका रूलर का सर काट दिया और फिर उसकी वजह से पूरा हड़कंप मच गया। की वजह से क्या है, शका रूलर की जो आर्मी है उसके कैंप में हड़कंप मच गया, क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में थे, आर्मी पूरी फॉरेन कंट्री में है और उनका सेनापति या उनका राजा मारा गया है, उनको डायरेक्ट करने के लिए अभी कोई नहीं है। तो आर्मी भागने लगी, आर्मी जान बचा के भागने लगी। उनको लगा गुप्ता एम्पायर के जो आर्मी है उन्होंने अटैक कर दिया, हम लोग मरेंगे, अभी हमारा राजा ही मारा गया, वो भाग गए। फिर चंद्रगुप्त सेकंड वापस पैलेस में आए एज पर द सो कॉल्ड ड्रामा, जो स्टोरी हमें बताई जाती है। और उन्होंने वो उनकी जो तलवार थी वो शका रूलर के खून से लथपथ थी, वो शका रूलर के खून से लथपथ थी। वो आए और सीधा अपने भाई के कमरे में, बड़े भाई रामगुप्ता जो गुप्ता एम्परर है उनके कमरे में चले गए और फिर उनका सर काट दिया। फिर क्या है, उनका सर काट दिया। क्यों? एम्परर होने के बावजूद फाइट करने के बजाय वो बेसिकली कावड़ बन के उन्होंने अपने वाइफ को दाव पे लगा दिया। तो वो उस गुस्सा हो गए थे। ऑब्वियसली जो रामगुप्ता की वाइफ है, जो महारानी है, वो चंद्रगुप्त सेकंड की क्या है, वो उनकी भाभी थी या सिस्टर इन लॉ थी और उनका नाम था ध्रुव देवी। का नाम क्या है? ध्रुव देवी था। तो फिर रामगुप्त को मारने के बाद जाहिर सी बात है उनकी जो भाभी या सिस्टर इन लॉ है ध्रुव देवी, वो तो विडो हो गई ना, विधवा हो गई। तो फिर चंद्रगुप्त जो सेकंड है, छोटे भाई, उन्होंने अपनी भाभी या जो सो कॉल्ड सिस्टर इन लॉ है ध्रुव देवी, उनके साथ शादी कर दी। ऐसा हमें उस प्ले कम ड्रामा में बताया गया है। और फिर जो हमारा बॉलीवुड की तरह हैप्पी एंडिंग होता है, बॉलीवुड मूवीज की तरह हैप्पी एंडिंग होता है, वैसा हैप्पी एंडिंग हो गया, शादी हो गई एंड फिर चंद्रगुप्त सेकंड नेक्स्ट एम्परर बन गए। ऐसी वो सारी स्टोरी है। तो स्टोरी कोई बताने वाला नहीं है, मैंने आपको ब्रीफ में बता दी। और यहाँ पे बताएंगे क्या, देवी चंद्रगुप्तम क्या है, प्ले कम ड्रामा है, वो भी विशाखा दत्त ने लिखा है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। फिर सेक्युलर लिटरेचर में और चीज है, एक और हमारे पास राइटर थे वात्स्यायन, एंड ही रोट 2 वर्क्स, न्याय सूत्र भाष्य, न्याय सूत्र भाष्य, ये एक कमेंट्री है। न्याय या सो कॉल्ड लॉजिक या रीजनिंग, हमारे एंशिएंट इंडिया में न्याय नाम की एक फिलोसॉफी थी। एंशिएंट इंडिया में क्या है, न्याय वाज अ फिलोसॉफी। जो 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी हम नॉर्मली पढ़ते हैं, जैसे
न्याय इज अ स्कूल ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग। लॉजिक एंड रीजनिंग की जो स्कूल है वो न्याय की जाती है। उसको ओरिजिनली मतलब लेके आए थे उसको सेज गौतम, सेज अक्षपाद गौतम। ही वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ द फिलोसॉफी। ठीक है, तो वो जो न्याय फिलोसॉफी है अक्षपाद गौतम की, उसके ऊपर एक कमेंट्री लिखी थी किसने? वात्स्यायन नाम के स्कॉलर थे। वात्स्यायन नाम के स्कॉलर गुप्ता पीरियड में उन्होंने संस्कृत में एक कमेंट्री लिखी किसके ऊपर? जो न्याय फिलोसॉफी है अक्षपाद गौतम की, उसके ऊपर। और उस कमेंट्री का नाम क्या है? न्याय सूत्र भाष्य। उस कमेंट्री का नाम क्या है? न्याय सूत्र भाष्य। ये पॉइंट ध्यान में रखिए। अभी लिटरेचर पार्ट थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा सा फैक्चुअल है। लिटरेचर पार्ट ऐसा है कि थोड़ा सा फैक्चुअल है, लेकिन फिर भी उसको फैक्चुअल होने के बावजूद रटना नहीं है, मगअप नहीं करना है। वो चीजों को कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करिए। जब ऐसे फैक्चुअल एस्पेक्ट आते हैं ना, इनका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करिए। जैसे मुद्रा राक्षस का मैंने स्टोरी के थ्रू बताया, देवी चंद्रगुप्तम का भी मैंने स्टोरी के थ्रू बताया। तो कॉन्टेक्स्ट समझिए तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी, आपको मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में से अल्टीमेटली हम फैक्ट को पूरी तरीके से निकाल नहीं सकते। हिस्ट्री में से पूरी तरीके से फैक्ट को हम अलग नहीं कर सकते, ये चीज तो हमें माननी पड़ेगी। और यूपीएससी ने इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं। लेकिन थोड़ी बहुत तो आएगी आपको, थोड़ी बहुत तो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि शायद हमारे पास एक लिटरेचर का क्वेश्चन पूछा गया है। एक हमारे पास शायद एक लिटरेचर का कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। लेट्स सी अगर वो क्वेश्चन है क्या हमारे पास। तो पॉइंट ये है कि लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन आए या ना आए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये लिटरेचर हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो लिटरेचर है वो हमेशा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा। शायद वो क्वेश्चन नहीं आए यहाँ पे, फिर भी क्या है कि ध्यान में रखना है कि लिटरेचर हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जरूरी क्या है कि वात्स्यायन जो है उन्होंने ये न्याय सूत्र भाष्य लिखा है। ठीक है, बट वात्स्यायन और एक वर्क के लिए जाने जाते हैं। वात्स्यायन जो है और एक उनका संस्कृत वर्क है, स्कॉलरली वर्क, उसके लिए जाने जाते हैं, जिसका नाम है कामसूत्र। इसका नाम क्या है? कामसूत्र। ठीक है, अभी ये जो कामसूत्र नाम का वर्क है, यहाँ पे कामसूत्र का मतलब ये नहीं है कि सेक्स है। सेक्स इज अ पार्ट ऑफ द थीम। इस वर्क की जो पूरी थीम है उसका एक छोटा सा पार्ट सेक्स है, बट अदरवाइज काम का वाइडर मीनिंग क्या होता है? प्लेजर। ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल प्लेजर्स, उसको हम काम कहते हैं। ठीक है, और इस वजह से कामसूत्र जो है उसकी थीम क्या है? गुप्ता पीरियड का जो अर्बन लाइफ था, मैंने पहले बताया था, गुप्ता पीरियड जो है वो भारत का तीसरा अर्बनाइजेशन का फेज है। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वी हैव थर्ड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। उस समय में अर्बन लाइफ कैसे था? विच वर द मेगा सिटीज? नगर दैट इज सिटी, एंड महानगर दैट इज मेगा सिटी। Pithika is also one of the terms which is used for city. Pithika is also one of the terms used for city. तो ये जो अलग अलग तरीके के टाउन्स, सिटीज, मेगा सिटीज थे, तो उनका लाइफ, ठीक है, उनका सिग्निफिकेंस, वो किस लिए फेमस थे, और मोर एंड लेस अर्बन सोसाइटी कैसी है क्या नहीं है, उनके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, ये सारा यहाँ पे कामसूत्र में बताया गया है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कामसूत्र ऑफ वात्स्यायन ये भी बहुत क्रूशल सेक्युलर टेक्स्ट है। उसके आगे देखते हैं क्या है। उसके आगे जो हमारे पास सेक्युलर टेक्स्ट है गुप्ता पीरियड का, वो बहुत सारे लोगों को पता भी है। पता है, तो फेमस जो है लिटरेचर वो ये आपका यहाँ पे है, पंचतंत्र एंड हितोपदेश। ठीक है, बाय स्कॉलर विष्णु शर्मा। जो पंचतंत्र एंड हितोपदेश है वो एक क्या है? एक एथिकल एंड मॉरल टेक्स्ट है। इज अ टेक्स्ट बेस्ड अपॉन एथिक्स एंड मॉरल्स। इट्स अ डायडैक्टिक टेक्स्ट इन नेचर। दूसरे को उपदेश करने के लिए ये टेक्स्ट बनाया गया था। खास करके जो किंग्स थे या उनके जो प्रिंस थे, उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, उनको अपनी नीति यानी एथिक्स या वर्च्यूज कैसे मेंटेन करनी चाहिए, प्रो पीपल पॉलिसी कैसे लेनी चाहिए,
ये सारी चीज़ों का ट्रेनिंग देने के लिए ये पंचतंत्र और हितोपदेश नाम के टेक्स्ट विष्णु शर्मा लेके आए थे। और इसमें क्या है, द सो कॉल्ड एथिक्स एंड मॉरल्स दे आर मेड एंड प्रेजेंटेड बिफोर द सो कॉल्ड कंसर्न अथॉरिटीज थ्रू द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के कन्वर्सेशन के थ्रू कहीं ना कहीं ये एथिक्स एंड मॉरल्स लोगों के सामने लाए जाते हैं, या किंग या प्रिंसेस लाए गए हैं। क्या चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है? और एक चीज़ और ध्यान में क्या रखनी है कि जो सो कॉल्ड पंचतंत्र एंड हितोपदेश है, उसको बाद में अकबर ने, मुगल एम्पायर के समय में अकबर ने पेंटिंग्स में कन्वर्ट किया था, जो हम मेडिवल इंडिया में देखेंगे। मेडिवल इंडिया का जब आर्ट एंड कल्चर देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि मुगल एम्पायर के टाइम में अकबर ने उनको पंचतंत्र एंड हितोपदेश को पिक्टोग्राफिक थीम्स में या मिनिएचर पेंटिंग में कन्वर्ट किया था। इतना चीज ध्यान में रखिए। फिर हमारे पास और एक सेक्युलर लिटरेचर के स्कॉलर है, एंड वो एक ग्रेट प्ले राइट माने जाते हैं, उसका नाम है शुद्रक, ठीक है? एंड दिस सो कॉल्ड शुद्रका रोट अ वेरी फेमस प्ले। उनके 3 प्लेज फेमस है, संस्कृत में इनके 3 प्लेज बहुत फेमस है, लेकिन हमारे काम का जो प्ले है एग्जाम के लिए वो एक ही है, वो ध्यान में रखना है। ही रोट अ वेरी फेमस प्ले, संस्कृत कम प्राकृत प्ले, संस्कृत कम पाली पब्लिक प्राकृत, और उसका नाम क्या है? उसका नाम आता है वृक्षक कटिका। वृक्षक कटिका, इंग्लिश में उसको लिटिल क्ले कार्ट करते हैं, क्ले कार्ट। ये जो प्ले है वो संस्कृत में भी है और उसमें पाली प्राकृत लैंग्वेज का भी हमें कहीं ना कहीं एविडेंस मिलता है। ये प्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसका रीज़न ये है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि गुप्ता पीरियड इज अ गोल्डन एज, डेफिनेटली इट्स अ गोल्डन एज, बट वो गोल्डन गोल्डन एज जो है गुप्ता पीरियड वो किसका है? आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर का है। बट अगर आप सोशल डेवलपमेंट से देखते हो गुप्ता पीरियड में, तो सोशल पर्सपेक्टिव से या सोसाइटियल पर्सपेक्टिव से गुप्ता पीरियड डिक्लाइन हो रहा था, कहीं ना कहीं डी जनरेशन हो रहा था सोसाइटी का। जेंडर एंड कास्ट बेसिस पे सोसाइटी पीछे जा रही थी, रिग्रेसिव हो रही थी, वुमेन्स की कंडीशन डाउन हो रही थी, और जो लोअर कास्ट है उनकी कंडीशन भी डाउन हो रही थी। इनफैक्ट गुप्ता पीरियड में अनटचेबिलिटी का एविडेंस मिलता है। इनफैक्ट क्या है, गुप्ता पीरियड में अनटचेबिलिटी का एविडेंस मिलता है, और वो जो दिया था अनटचेबिलिटी का एविडेंस वो चाइनीज ट्रैवलर फा हियान ने ही दिया था। ये जो अनटचेबिलिटी का एविडेंस है वो किसने दिया है? चाइनीज ट्रैवलर फा हियान ने ही दिया है। तो इसकी वजह से क्या है, जो सोसाइटियल डिजेनरेशन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, उसको इस प्ले के थ्रू दिखाया गया है। तो इसमें आपको क्या दिखता है, जो अपर कास्ट जो कैरेक्टर्स है, और उसमें भी अपर कास्ट कैरेक्टर्स में भी क्या है, जो अपर कास्ट मेल है, मेल्स, वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में बोलते हुए दिखाया गया है। जो अपर कास्ट मेल्स है वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में बोलते हुए दिखाए गए हैं। और जो लोअर कास्ट है लाइक वैश्य एंड शूद्र प्लस अनटचेबल्स, अनटचेबल्स तो बहुत ही अलग ही बात है, मतलब गुप्ता पीरियड में जो आई थी और अनफॉर्चुनेट बात आई थी। बट जो बाकी लोअर कास्ट है मतलब वैश्य एंड शूद्रा, उनको जानबूझकर पाली एंड प्राकृत में बोलते हुए दिखाया गया है। जो वैश्य एंड शूद्रास है उनको जानबूझकर पाली एंड प्राकृत में बोलते हुए दिखाया गया है। और एक चीज क्या ध्यान में रखनी है, अगर फीमेल्स या फीमेल जेंडर की बात करेंगे तो चाहे वो अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, सारी फीमेल्स पाली या प्राकृत में ही बोलते हुए दिखाई गई है। अगर फीमेल्स की बात करेंगे तो चाहे वो पाली हो या चाहे वो अपर कास्ट की फीमेल्स हो या लोअर कास्ट की फीमेल्स हो, सबको पाली और प्राकृत में ही बोलने में मजबूर किया गया है। तो इससे क्लियरली पता चलता है गुप्ता एज में जेंडर एंड कास्ट पोजीशन बहुत ही डाउन हो गई थी। इसलिए ये वृक्षक कटिका जो शूद्रक ने लिखा है संस्कृत में प्लस पाली एंड प्राकृत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और एक हमारे पास एग्जांपल है ग्रेटेस्ट प्ले राइट, हाँ सर, ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है,
ये पॉइंट ध्यान में रखना है। जब शेक्सपियर से भी तो ऊपर रखा जाता है, हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड इस बात को ज़्यादा मानता नहीं है, वो शेक्सपियर को ही आगे लाने की कोशिश करेंगे या कोई जो उनके वेस्टर्न प्ले राइट्स वगैरह है उनको, बट नॉर्मली एज अ पार्ट ऑफ अनडाउटेड एविडेंस एंड कंसेंसस अगर बात की जाए न्यूट्रल टर्म्स में, तो भाषा इज नोन एज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड। भाषा जो है वो कहीं ना कहीं कालिदास के आसपास माने जाते हैं या कालिदास के थोड़े से पहले माने जाते हैं, कि उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है हमको। बस इतना पता है कि उन्होंने 13 प्लेस लिखे थे। ही रोट 13 संस्कृत प्लेस। ठीक है, बट इसमें पॉइंट क्या है, 13 में से 12 प्लेस पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। 13 में से 12 प्लेस दे आर नो मोर। आउट ऑफ 13 संस्कृत प्लेस ऑफ द भाषा वी डोंट हैव एनी सिंगल एविडेंस और ट्रेस ऑफ अ 12 प्लेस। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो एक प्ले उनका बचा हुआ है, भाषा का जो एक ही प्ले है हमारे पास, वो भी फ्रैगमेंट्स में है। द ओनली प्ले दैट वी हैव for which we have any kind of evidence that is also in fragments, not completely, लेकिन उसका नाम हमें पता है, स्वप्न वासव दत्ता। ठीक है, ये जो भाषा का एक ही प्ले बचा हुआ है उसका नाम क्या है, स्वप्न वासव दत्ता। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जो स्वप्न वासव दत्ता है ना, ये एक लव स्टोरी है। स्वप्न वासव दत्ता क्या है, एक लव स्टोरी है। किसकी, स्वप्न वासव दत्ता जो लव स्टोरी है, वो लव स्टोरी आती है, ये प्ले हमें 1000 साल पहले पीछे लेके जाता है। जब गुप्ता पीरियड के समय में ये लिखा गया, तो 1000 साल पहले पीछे जाके गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर का जो समय था 16 महाजनपद का, उस समय में ये प्ले हमको लाता है। और वहां पे जो प्ले का सेटिंग है या प्ले के जो कैरेक्टर्स है, उसमें थीम क्या ली गई है, वत्स नाम का एक महाजनपद था। एक महाजनपद हमारे पास था, वत्स महाजनपद, जो आज के ईस्टर्न यूपी एंड मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसके आसपास आता है। और वत्स महाजनपद के किंग थे उद्यान नाम के, वत्स महाजनपद के किंग थे उद्यान नाम के। और फिर वेस्टर्न मध्य प्रदेश में और एक महाजनपद था, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में और एक महाजनपद था अवंती। ठीक है, तो अवंती में जो किंग थे चंद्र प्रदत्य महासेन, बस नाम सुनिए, अवंती में एक किंग थे चंद्र प्रदत्य महासेन। तो उनकी जो बेटी है उसका नाम था वासव दत्ता, की बेटी का नाम क्या था, वासव दत्ता था। वत्स महाजनपद के किंग उद्यान एंड अवंती महाजनपद की प्रिंसेस वासव दत्ता, इनकी यह लव स्टोरी है। कि इस प्ले में इनकी लव स्टोरी दिखाई गई है 1000 साल पहले पीछे जाके। इतना ध्यान में रखना है विद रिस्पेक्ट टू स्वप्न वासव दत्ता। और भी आगे चीजें हैं लेकिन मैं उसमें जाऊंगा नहीं, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये सारा सेक्युलर जो लिटरेचर है गुप्ता पीरियड का, इसमें ये सारी चीजें आती है जो आपके पास कहीं ना कहीं एग्जाम परस्पेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट आती है। अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलर जो लिटरेचर है उसमें कुछ और पर्सनैलिटीज देखेंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड नाम के जो हमारे गुप्ता एम्परर है, जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो वो आर्ट एंड कल्चर के पैटर्न थे। ही वाज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर, और इस वजह से उनके कोर्ट में 9 ज्वेल्स थे। ही हैड इन हिज कोर्ट 9 लिटरेरी ज्वेल्स और ल्यूमिनरीज, जो आर्ट एंड कल्चर में एक्सपर्ट जो थे अपने अपनी फील्ड में, ऐसे 9 पर्सनैलिटीज उनके कोर्ट में थे। हम सारे 9 पर्सनैलिटीज में जाने वाले नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के नाम लिखता हूं, उनके भी कुछ वर्क्स है। और वहीं से यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है, वहीं से यूपीएससी ने 2020 में एक क्वेश्चन पूछा है जो मैं बताता हूं आपको। देखिए, 9 ज्वेल्स, द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, उसमें आपको दिखेगा कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे। अमर सिंह, ही रोट अमरकोश। ठीक है, और ये 2020 में पूछा गया है, ये 2020 में कहीं ना कहीं पूछा गया है। दूसरा,
फिर हमारे पास आते हैं वराह मिहिर। He was a famous astronomer and he wrote बृहत संहिता एंड सूर्य सिद्धांत। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं सबसे फेमस कालिदास। and Kalidas wrote, Kalidas is known as the greatest Sanskrit poet and dramatist of the world. कालिदास इज नोन एज द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट और जो ड्रामेटिस्ट है वो कालिदास माने जाते हैं। एंड ही वाज आल्सो इक्वली अ गुड प्लेराइट, वो एक अच्छे प्लेराइट भी माने जाते हैं। दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेराइट कौन है? भाषा है। दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेराइट कौन है? भाषा है। बट कालिदास भी कम नहीं थे, वो अच्छे प्लेराइट भी है। तो कालिदास के हमारे पास क्या है? प्लेस भी है, उनका एपिक पोइम्स भी है, उनका ग्रेटेस्ट ड्रामा भी है जो दुनिया का ग्रेटेस्ट संस्कृत ड्रामा माना जाता है, और बहुत सारे वर्क्स हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स बताता हूँ। ठीक है, अगर प्लेस की बात करेंगे तो हमारे पास आता है विक्रम उर्वशी, ऋतु संहार एंड मालविका अग्निमित्र। और अगर मालविका अग्निमित्र की बात करेंगे तो ये 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अगर मालविका अग्निमित्र की बात करेंगे 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी ने क्या पूछा था? मालविका अग्निमित्र वाज अ प्ले ऑफ कालिदास which is associated with which king or which personality। तो पॉइंट ये है कि जैसे अभी स्वप्न वासवदत्ता की थीम देखी, ऐसे मालविका अग्निमित्र जो कालिदास का फेमस संस्कृत प्ले है उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है जो शुंग एम्पायर की हमने बात की थी, जो शुंग एम्पायर और पुष्यमित्र शुंगा की बात की थी। तब पुष्यमित्र शुंगा के बेटे थे अग्निमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंगा के बेटे थे, उनका नाम था अग्निमित्र शुंग। और अग्निमित्र शुंग के कोर्ट में एक डांस करने वाली लड़की थी। अग्निमित्र शुंग जो है उनके कोर्ट में एक डांस करने वाली लड़की थी जिसको गणिका कहा जाता था, जिसको गणिका कहते थे। मतलब डांस करने वाली किसी भी लड़की को गणिका कहते थे या कॉर्टसन कहते थे। इंग्लिश में कॉर्टसन एंड संस्कृत में गणिका कहते थे। तो अग्निमित्र शुंग को उस गणिका से प्यार हो गया जिसका नाम मालविका है। अग्निमित्र शुंग को उस गणिका मालविका से प्यार हो गया। तो ये मालविका अग्निमित्र क्या है? लव स्टोरी बिटवीन पुष्य अग्निमित्र शुंग एंड दैट इज शुंगा रूलर एंड मालविका द डांसर। इतना ध्यान में रखना है जो यूपीएससी ने पूछा था। लेकिन यूपीएससी ने जो नहीं पूछा है, लेकिन जो यूपीएससी पूछ सकती है मालविका अग्निमित्र से, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। वो ये चीज है कि मालविका अग्निमित्रा इज अ एक्सीलेंट सोर्स। ये जो प्ले है वो एक एक्सीलेंट सोर्स है टू अंडरस्टैंड शुंग सातवाहन रिलेशंस। शुंग और सातवाहन ये दो कंटेम्पररी किंगडम्स थे मौर्यन एम्पायर खत्म होने के बाद। तो शुंग सातवाहन रिलेशन को समझने का बहुत ही अच्छा सोर्स मालविका अग्निमित्रा है। एंड शुंगा एम्पायर की सोसाइटी एंड कल्चर, शुंगा एम्पायर की जो सोसाइटी है, कल्चर है एंड ओवरऑल लाइफ है शुंगा एम्पायर के समय का, उसको भी समझने का बहुत अच्छा सोर्स क्या है? मालविका अग्निमित्रा है। इतना ध्यान में रखना है। यूपीएससी थीम ज्यादा पूछती है, सब्जेक्ट मैटर ज्यादा पूछेगी किसी एक प्ले या किसी लिटरेरी वर्क में। ये पॉइंट ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये कालिदास के प्ले हो गए। फिर कालिदास की एपिक पोएम्स है, एपिक पोएम्स भी है। ये नाम सिर्फ आप नोट कर लीजिए और उसको बेसिकली रिवाइज करने की कोशिश करिए। मेघदूतम, ठीक है, रघुवंशम, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। मेघदूतम एंड रघुवंशम एज अ पार्ट ऑफ एपिक पोएम्स। और एक आती है कुमार संभवम। ये पॉइंट ध्यान में रखिए। ये कालिदास की
संस्कृत पोएम से, एपिक पोएम से, क्योंकि वो बहुत लेंदी है। एपिक किसको कहते हैं? बहुत ही लेंदी वर्क जो होता है, जैसे महाभारत एंड रामायण, ये भी एपिक है, ठीक है। तो आपके 1 लाख उसके सूत्रास या श्लोक्स वगैरह रहेंगे, हाइम्स रहेंगे। तो वैसे महाभारत था, वैसे ये भी लंबे लंबे एपिक्स है कालिदास के। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम का थीम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, तो इतने ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इनमें से कौन से वर्क्स कालिदास के हैं या कालिदास के नहीं है, ये पूछ सकते हैं। या हाउ मेनी ऑफ द वर्क्स ऑफ द कालिदास आर पेयर्ड करेक्टली, हाउ मेनी ऑफ द वर्क्स ऑफ द कालिदास दे हैव बीन पेयर्ड करेक्टली, ऐसा वो आपका वो क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीज उतना ध्यान में रखना है। फिर कालिदास का जो सबसे ग्रेटेस्ट वर्क है वो उसका ड्रामा है, ग्रेटेस्ट ड्रामा, और वो है अभिज्ञात शाकुंतलम। अभिज्ञात शाकुंतलम ये दुनिया का संस्कृत ग्रेटेस्ट संस्कृत वर्क माना गया है। एंड यूनेस्को के जो टॉप 10 लिटरेरी वर्क्स है, यूनेस्को के अंडर जो टॉप 10 लिटरेरी वर्क्स है ऑल टाइम्स के, जो सारे कंट्रीज सारे लैंग्वेजेस से लाए गए हैं, उस टॉप 10 में बेसिकली कालिदास का अभिज्ञात शाकुंतलम आता है। ये चीज ध्यान में रखनी है, जो कि इंडिया के और इंडिया के कल्चर के लिए बहुत ही एक सम्मानीय चीज मानी जा सकती है। तो ऐसे कालिदास के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। और तो अमर सिंह हो गए, वराहमिहिर हो गए, ये कालिदास हो गए, ये सारे के सारे क्या है? गुप्ता पीरियड के अंडर, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड के अंडर आपके 9 ज्वेल्स में एक आते हैं। और अमर सिंह के मामले में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन क्या वो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे या नहीं थे, ये पूछा गया था। और कालिदास के बारे में भी पूछा गया था, और कालिदास के बारे में पूछा गया था, लेकिन कालिदास को कहीं ना कहीं किसी एक और रूलर के कोर्ट में बताया गया था। आपको पेयर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था, कालिदास किसके कोर्ट में थे और अमर सिंह किसके कोर्ट में थे, ठीक है। तो कालिदास के मामले में वो रॉन्ग था, लेकिन अमर सिंह के मामले में बेसिकली वो करेक्ट था। क्या अमर सिंह के मामले में करेक्ट था, कालिदास के मामले में वो रॉन्ग था? ये आपको चूज करना था। एक बार वो पीवाई को आप देख सकते हैं। लेकिन अमर सिंह ने जो वर्क लिखा है अमरकोश, अमर सिंह ने जो वर्क लिखा है अमरकोश, उसका एक चीज नोट करना है आपको, ये दुनिया की पहली डिक्शनरी है। किसी भी लैंग्वेज में दुनिया की सबसे पहले डिक्शनरी है अमरकोश, ये पॉइंट नोट करिए, ठीक है। और डिक्शनरी को लेक्सिकोग्राफी भी कहते हैं। डिक्शनरी इज आल्सो कॉल्ड एज अ लेक्सिकोग्राफी। तो ये संस्कृत लैंग्वेज की डिक्शनरी है, दुनिया की ये पहली डिक्शनरी है, और ऑब्वियसली वो संस्कृत लैंग्वेज की डिक्शनरी है, ठीक है। और इसमें से एक क्वेश्चन यूपीएससी ने फिर से 2020 में पूछा था, इसमें से एक क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 या 21 में पूछा था, अब मेरे ख्याल से 20 में ही शायद पूछा है, एक बार देख सकते हैं। अमरकोश जो है इट्स लाइक अ एनसाइक्लोपीडिया, अमरकोश इज अ एनसाइक्लोपीडिया किसका? डाइवर्स क्लाइमेट एंड एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के समय का डाइवर्स एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो अमरकोश में मेंशन किए गए हैं। अमरकोश मेंशंस डाइवर्स मिनरल एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ गुप्ता पीरियड। डाइवर्स जो मिनरल रिसोर्स है, जो प्रेशियस जेम्स है, स्टोन्स है एंड अदर नेचुरल रिसोर्स है, उसके डाइवर्स जो इंफॉर्मेशन है वो अमरकोश देता है। अमरकोश में डिफरेंट रीजन्स या ज्योग्राफी या फिजिकल फीचर्स बताए गए भारत के, एग्रीकल्चर एंड डिफरेंट क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स इसके बारे में बताया गया है। एग्रीकल्चर या डिफरेंट क्रॉप्स या क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में बताया गया है। ये सारा एग्जाम में आएगा आपको, ठीक है। और एग्जाम में जो चीज पूछी गई थी वो आपको बताता हूँ। गुप्ता एम्पायर के समर एम्पायर के टाइम में क्या है, फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स चलता था ना, तो इसकी वजह से ईस्टर्न कोस्ट जो है और वेस्टर्न कोस्ट, गुप्ता पीरियड के समय में ईस्ट और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है उनमें फेमस पोर्ट कौन से थे ये पूछा था। ईस्ट और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो है उसके फेमस पोर्ट पूछे थे। अमरकोशा में मेंशन है कोडूरा, घंटशाला, ठीक है, एंड चौल। ये पोर्ट्स गुप्ता पीरियड के समय के अमरकोश में मिलते हैं आपको। गुप्ता पीरियड के समय के जो पोर्ट्स फेमस पोर्ट है वो अमरकोश में कहाँ मिलते हैं? अमरकोश में मिलते हैं। और उनमें से 3 पोर्ट पूछे थे,
कोडुरा और घंटसाला ईस्टर्न कोस्ट पे है। कोडुरा और घंटसाला कहाँ पे है? ईस्टर्न कोस्ट पे है। एंड चौल जो है वेस्टर्न कोस्ट पे है। चौल जो है आपका वेस्टर्न कोस्ट पे है। वो पूछ लिया था यूपीएससी ने। तो 2020 में अमर कोश और अमर सिंह के ऊपर 2 क्वेश्चंस आए थे। ये चीज ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे और पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, या उसका जो वर्क है उसके बारे में भी आएगा। लेकिन वर्क के बारे में सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आएगा, सब्जेक्ट मैटर क्या है वर्क में, हमारे काम की चीज उस वर्क में क्या है, ये पूछा जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिए। वैसे ही वराहमिहिर जो है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर है। आर्यभट्टा के एस्ट्रोनॉमिकल सक्सेसर माने जाते हैं। आर्यभट्टा के एस्ट्रोनॉमिकल जो सक्सेसर है या हायर है माने जाते हैं। और वराहमिहिर ने क्या है, सूर्य सिद्धांत नाम का फेमस वर्क लिखा था। क्यों? जो सोलर सिस्टम है, दुनिया में पहली बार साइंटिफिक जो एविडेंस है सोलर सिस्टम का, वो अगर किसी ने दिया है वो वराहमिहिर ने दिया था, और वो भी सूर्य सिद्धांतम। ये चीज ध्यान में रखनी है। और ओवरऑल जो एस्ट्रोनॉमिकल उसकी डेवलपमेंट है या उसकी जो थ्योरीज है, वो उसने बृहद संहिता नाम के एक वर्क में लिखी थी। ओवरऑल जो उनकी एस्ट्रोनॉमिकल डेवलपमेंट है या जो उनके वर्क्स थे या थ्योरीज है, वो बृहद संहिता में उन्होंने लिखी थी। तो इस तरीके से क्या है, आपको यूपीएससी में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 9 ज्वेल्स में से भी जो हमारे काम के जो स्कॉलर्स थे या ऑथर्स थे या लिटरेरी फिगर्स थे, उनको हमने देखा है। तो ये सारा लिटरेचर में कवर होता है। तो आई होप अगर आपको आज का पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। हमने गुप्ता पीरियड का फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग कवर किया, खास करके बुद्धिज्म के ऊपर फोकस किया, प्लस हिंदुइज्म भी देखा, और साथ ही साथ गुप्ता पीरियड का पूरा संस्कृत लिटरेचर कवर किया, चाहे वो रिलीजियस हो या चाहे वो सेक्युलर हो, और उसमें एग्जाम में क्या क्या आया है और क्या क्या आएगा। तो अगेन एज यूजुअल आई विल लाइक टू टेक द लीव ऑफ ऑल ऑफ यू। सबको मैं आपको विदा कहना चाहूँगा, और साथ ही साथ स्टे ट्यून टू द कोर आईएएस एज यूजुअल। एंड हमारा जो लेक्चर है उसका बेनिफिट लेते रहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये चीज़ और भी ध्यान में रखनी है कि ये जो सीरीज चलती जाएगी, तो एंशिएंट के बाद मेडिवल की भी सीरीज आएगी। एंशिएंट के बाद क्या है, कुछ जो फोकस हमारा रहेगा मेडिवल के ऊपर भी, कि मेडिवल में कहाँ से आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड कहाँ से आ सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड टू द कोर आईएएस। थैंक यू वेरी मच।